अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। आज इस नॉवल का पार्ट 2 ऑडियो की सूरत में पेश किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं माला पार्ट 2। बारिश शाम तक वक्फे वक्फे से बरसती रही। लगता था कोई बादल फट गया है या शायद किसी का दिल था। वो बत्तियां बुझाए अंधेर लाउंज में सोफे पे लेटी रही। उसका जूड़ा ढीला हो चुका था और रोने से सारा मस्कारा बह गया था। जहीर ने कब बेचा रेस्टोरेंट? उसे इल्म क्यों नहीं हुआ? या शायद उसे इल्म हो सकता था। वार्निंग साइन अरसे से आ रहे थे। चंद हफ्ते पहले ओशन में जहीर के कोई लबनानी दोस्त आए थे। कम अज कम जहीर ने यही कहा था कि वो उसके दोस्त हैं। वो उनके साथ रेस्टोरेंट में नहीं बैठा, सारी जगह घुमा फिरा के उन्हें अपने ऑफिस में लेकर बंद हो गया। और हाँ, उसने सुन रखा था कि जहीर की बीवी का इसरार है वो दोनों उसके माँ बाप के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएं। कोई खानदानी मसले थे। जहीर ने उससे पहले भी चंद बड़े फैसले माला को एतमाद में लिए बगैर किए थे। उसे तब ही समझ जाना चाहिए था कि वो कभी उस पे एतबार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने किया। माला बाजी, जाने मगरिब डूबे कितना वक्त बीता था जब टेरेस का दरवाजा बजने लगा। मुमानी की मुलाजमा आई थी। वो बद वक्त उठी, आंखें साफ की, बाल कानों के पीछे अड़े से और दरवाजा खोला। नसरीन के हाथ में कांच की प्लेट थी जिसमें चॉकलेट ब्राउनीज रखी थी। ये आपकी मुमानी ने भिजवाई हैं। नीचे नगीना आंटी आई हुई हैं। और हाँ, आपका फोन ऑफ है। आपकी अम्मी जी की कॉल आई थी, परेशान थी, उनको कॉल कर लें। जल्दी जल्दी बता के वो मुड़ी, फिर वापस पलटी और टेरेस की लाइट जला दी। वो चौंकी, उसने वाकई आज कोई बत्ती नहीं जलाई थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। वक्त का एहसास ही खत्म हो गया था। ब्राउनीज की प्लेट उसने सेंटर टेबल पे रखी और खुद वुजू करने चली गई। कज़ा नमाज अदा की और वहीं जाए नमाज पे जमीन पे बैठ गई। आंखों से आंसू टप टप फिर से गिरने लगे। मेरे साथ ये क्यों हुआ है अल्लाह ताला? मैं लोगों के दिल नहीं दुखाती, जुकात अदा करती हूँ, सदके देती हूँ। मैं तो च्योंटी तक को नहीं मारती, फिर भी मेरी जॉब चली गई। इतना बड़ा सेटबैक। दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन क्या दुआ मांगे? मैं अब कहाँ से शुरू करूँ दोबारा? स्क्वायर 1 से 5 साल में मैंने इस शहर में ओशन को सेट किया, अपनी एक सोशल लाइफ बनाई और एक ही दिन में सब मिलिया मेट हो गया। नजरें अंधेरा लाउंज में नसब बुक शेल्फ तक उठी। ऊपर से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला? वो वापस सोफे पे आ बैठी। रोई रोई आंखें मेज पे रखी ब्राउनीज पे जमी थी। सुबह तक वो एक बहुत अच्छी जॉब की मालिक थी। वो एक नया बिजनेस प्लान करने जा रही थी। उसके पास घर जाने का वक्त भी नहीं होता था। जिंदगी मसरूफ और पुर उम्मीद थी। शाम होने से पहले वो जॉबलेस थी। उसने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। इस वक्त वो हमेशा रेस्टोरेंट में होती थी। ये गहमा गहमी का वक्त होता था, लेकिन आज वो वापस जीरो पे पहुंच के घर बैठी थी। वो मीठे की शौकीन नहीं थी। ये अलग बात थी कि वो बेकरी बनाना चाहती थी, लेकिन वो इन लड़कियों में से नहीं थी जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम खुश कर देती है। जरा सा मीठा खाने पे भी उसे पानी का घूंट भर के उसके जायके को खत्म करना पड़ता था। लेकिन जहां आज इतना सब कुछ गलत हो चुका था, वहां ब्राउनीज ही सही। उसने एक टुकड़ा उठा लिया और बाइट ली। मीठी सी करवाहट मुंह में घुल गई। फिर उसने मोबाइल ऑन किया। माँ के मैसेजेस आए हुए थे। उसने कॉल बैक की। कैसी है मेरी बेटी? माँ उसकी आवाज से ही खिल उठी। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस काम में बिजी थी। तुम्हारी मुमानी तो कह रही थी शायद सोई पड़ी हो। आज बत्तियां भी नहीं जलाई। उफ, लाहौर तक बता दिया उन्होंने। माला ने बत्ती नहीं जलाई। मैं काम कर रही थी माँ। वो झंझला गई।
माँ खामोश हो गई। तुमने आज जहीर को अपना कोई नया बिजनेस प्लान देना था, उसका क्या बना? उसके हलक में आंसुओं का फंदा पड़ गया। आवाज आहिस्ता हो गई। आपने दुआ मांगी थी? हाँ बेटे, मैंने दुआ मांगी थी कि वो हो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। उसने सड़ के आवाज के साथ गीली सांस नाक से अंदर खींची। असल में काम नहीं बना, जहीर इंटरेस्टेड नहीं है। आवाज को नॉर्मल बनाने की कोशिश की, बल्कि वो शायद बाहर शिफ्ट होने का सोच रहा है। कह रहा था शायद रेस्टोरेंट भी बेच दे। वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती थी, इसमें हिम्मत नहीं थी। एक लम्हे के लिए माँ खामोश हो गई। माला, उनकी आवाज वैसे ही पुरसुकून थी। उसने तुम्हें बताए बगैर रेस्टोरेंट बेच दिया है ना? माला की आंखों से जारो कतार आंसू गिरने लगे। उसने बदबख्त लबों पे हाथ रख के सिसकी अंदर रोकी। कैसे पता चल जाता था माँ को हर बात का? दफा करो उसको, तुम घर आ जाओ। उज़ा की शादी भी है ना, मिलके अटेंड करेंगे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात बदल दी थी। माँ को उसके काम की कामयाबी या नाकामी से कभी फर्क नहीं पड़ा था। उनको बस दो चीजों की फिक्र होती थी, उनके बच्चों ने नमाज पढ़ी या उनके बच्चों ने खाना खाया। माँ की कॉल बंद हुई तो कुछ देर बाद माही की वीडियो कॉल आने लगी। उसे मालूम था खबर कनाडा तक पहुंच गई होगी। माँ बता रही थी जहीर ने तुमसे पूछे बगैर रेस्टोरेंट भेज दिया। इप्रन पहने किचन में खड़ी माही शदीद गुस्से में लग रही थी। छोटे बाल पोनी में बंद थे और हाथ में कफगीर था। इसके अपने मसले थे। उसने माही से आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। मसले की ऐसी की तैसी, और तुम ऐसे ही ना जॉब छोड़ देना, रेस्टोरेंट उनकी 2-4 खिड़कियां तोड़ के आना, और मैं तो इस जहीर को पाकिस्तान में ऐसा बदनाम करूंगी, तुम देखना। मेरे साथ उसके साथ कुछ रिश्तेदार ऐड हैं फेसबुक पे। ये अपने खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ। माही खफकीर घुमा घुमा के कह रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वहीं से जहीर का सर फोड़ दे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माही, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, वो रोहानसी हो के बोली। माही कुछ कहने लगी, फिर भूमें इकट्ठी हुई। एमी, तुम क्या खा रही हो? तुम्हें कब से मीठा पसंद हो गया? केक नहीं है, ब्राउनीज हैं, वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी की। मुमानी ने मेहमानों के लिए मंगवाई हैं। कोई नंगीना आंटी आई हैं। उसने आंसू रगड़ के साफ किए और ब्राउनी की एक और बाइट ली। जहन दूसरी तरफ लगाना चाहा। हमारी कौन सी रिश्तेदार है नंगीना आंटी? वो दुबई वाली, उज़ा की शादी के लिए आई होंगी। मुमानी की कजन है और हमारे बाबा की भी दूर की कजन है, वही जिनका बेटा राइटर है, ज़ियाद सुल्तान। उसकी किताब का न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिव्यू भी किया था। मैं उसे इंस्टा पे भी फॉलो करती हूँ। अच्छा होगा, मुझे याद नहीं। उसकी याददाश्त में कोई ज्यादा सुल्तान नहीं था। अच्छा होगा, मुझे याद नहीं। उसकी याददाश्त में कोई ज्यादा सुल्तान नहीं था। ओहो, याद करो, सुहेल की शादी पे हम उनसे मिले थे जब इस कमबख्त पार्लर वाली ने मेरे बाल खराब कर दिए थे। माही का पसंदीदा लफ्ज कमबख्त था। कोई अच्छा लगता तो देखो कमबख्त कितना अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लगता तो वो ही कमबख्त। वैसे मुझे पता है नगीना आंटी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हैं पाकिस्तान। उज़ा की शादी का तो सिर्फ बहाना है। तुम कैसे करती हो ये माही? कनाडा के एक छोटे से गांव में बैठ के तुम्हें कैसे सारे पाकिस्तान की खबरें मिल जाती हैं? चिली वीक एक गांव नहीं है, तुम्हारे इस्लामाबाद से बड़ा है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। उसने फोन बंद कर दिया और माला यही चाहती थी। उसे कुछ वक्त अकेले दरकार था। ब्राउनी हाथ में लिए वो टेरेस पे आ गई। उसने अभी तक वहां की बत्ती नहीं जलाई थी। बालों का ढीला जूड़ा खुल गया और अब वो उसके कंधों पे बिखर रहे थे। टेरेस गीला था, बल्कि टेरेस क्या, सारी कॉलोनी गीली थी। जगह जगह जलते स्ट्रीट पोल्स रात का अंधेरा दूर करने में नाकाम थे। वो रेलिंग के साथ खड़ी ताजा हवा को सांस के जरिए अंदर उतारने लगी। जहन फिर से जहीर की तरफ चला गया। कानूनी तौर पे जहीर ने कुछ गलत नहीं किया था और इखलाकी तौर पे उसने कुछ दुरुस्त नहीं किया था। नीचे से आती आवाजों ने उसका ध्यान बटा दिया। उसने गर्दन झुका के झांका। नगीना आंटी लोग पोर्च में खड़े थे, गालबन रुखसत हो रहे थे। मुमानी और मामू उनको सी ऑफ करने गेट तक आए थे। नगीना आंटी सर पे सफेद दुपट्टा लिए हुए थी।
کندھوں پہ شال تھی، باوقار سی لگتی تھی۔ مالا نے بہت عرصے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بہت نیک خاتون ہیں جن کا ایک فرما بردار سا بیٹا ہے جسے یاد نہیں تھا۔ وہی بیٹا اس وقت ماں کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کی کشمالا کی طرف پشت تھی۔ اس نے گردن مزید اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ وہ دروازہ بند کر کے کار کی دوسری جانب گیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماموں کو ایک دفعہ پھر خدا حافظ کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ اب اس کا چہرہ مالا کے سامنے آیا۔ وہ کافی دراز قد کا تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے، جینز پہ سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستین کف سے فولڈ کیے ہوئے تھے، سانولی رنگت اور پرکشش نقوش، ایسے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے مسئلے بھول کے اس کو دیکھے گئی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، اس کے ذہن میں یہی الفاظ آئے تھے۔ تو یہ تھا زیاد سلطان، انٹرسٹنگ۔ دروازہ کھولتے ہوئے زیاد کی نظر اوپر اٹھی، جیسے اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ایک ہاتھ ریلنگ پہ جمائے دوسرے سے براؤنز کھا رہی تھی، گڑبڑا کے جلدی سے پیچھے ہوئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ اف، کتنا برا لگا ہوگا، مگر نہیں، ٹیرس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، زیاد کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ گاڑی کے ٹائر باہر نکلنے کی آواز آئی تو واپس سیدھی ہوئی، پھر ٹیرس کی بتی جلی اور اندر آ گئی۔ آپ آج جلدی میں چلی گئی اس لیے پوچھ نہیں سکا۔ اندر آ کے موبائل اٹھایا تو کیف کا میسج سامنے تھا، صبح کتنے بجے کام پہ آؤں؟ ذرا دیر کے لیے وہ اپنا غم بھولی تھی، ایک دم سے سب تازہ ہو گیا۔ اس نے 9 بجے لکھ کے بھیج دیا۔ اسے صبح ایک دفعہ پھر اوشن جانا تھا۔ وہ صوفے پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ اسے وہ کانٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اسے جاب سے نہیں نکال سکتا تھا، اور اگر وہ نکالتا تھا تو اسے کتنا مداوع بھرنا تھا۔ وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی، نہ وہ اس پہ چیخے چلائے گی یا اس کو الزام دے گی، یہ اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن وہ اس سے اپنا حق ضرور لے گی۔ اگلی صبح گزشتہ روز جیسے ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پلندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ سٹاف اور ویٹرز آس پاس ستونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا اور اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں بار کاؤنٹر کے ساتھ اونچے سٹول پہ بیٹھا تھا، کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے کافی مگ پہ چمچ ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ زینے اتر رہی تھی۔ اس نے آج سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بندھا تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے، پیروں میں سفید ہیلز تھی اور پیشانی پہ ابھی تک بال تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھی، سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس۔ اس نے ایک سرسری نظر کیف پہ ڈالی، اس کے نئے جوگرز آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ حلیہ وہی تھا، بڑی شیو، ماتھے پہ آئے نوعمر لڑکوں جیسے بالدار بال، ٹی شرٹ کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے۔ یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بڑھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ یکدم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ریستوران ان کے ہال کی مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا۔ گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی، وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پہ ستونوں سے نصب کیا گیا تھا، جھولے پہ ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی تھی۔ منظر اتنی خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت اور سپیاں بکھری تھی، وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئی، وہاں مالا کے نام سے دستخط تھے، ساتھ 5 برس قبل کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی۔
یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ چلیے، وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ آل ویژن آرٹسٹ بھی ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے، وہ جیسے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ایک دو بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو احساس ہوا اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ سفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے گھورتا ضرور تھا۔ سنو، تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موٹر کار کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالہ کو کھلتی تھی۔ لیکن خیر، وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے باعث سبز آنکھوں کی پتلیاں سکور رکھی تھی۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ اپنی جاب آورز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کل ہمیں لاہور جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے۔ مال کی پارکنگ میں کیف نے کار روکی تو باہر نکلنے سے قبل مالا نے سرسری انداز میں کہا، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا، چاہو تو گھوم پھر لو، چاہو تو بیٹھے رہو۔ کیف نے محض سر ہلا دیا، کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مال کی راہداریوں میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے بہت رش نہیں تھا۔ اسے عزا کے لیے گفٹ لینا تھا، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے جب کبھی وہ خاندان کی شادیوں پہ جاتی، اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ کشمالہ ان سب کی کامیاب انٹرپرینور کزن تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی عورت۔ وہ مہنگے گفٹس دیتی تھی، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل آن ہوتا۔ وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلد ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے، ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ اوف، وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں پیچھے وہاں بہت سے لوگ تھے، لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجری لے کر جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کامدار جوڑا لیا، عزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی۔ اس کی گلاس وال کے اس پار کیف کھڑا تھا، وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی، کیف نے اسے نہیں دیکھا، اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا، دبی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا، موبائل چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ نہیں نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو، مگر فوراً سے سنبھل گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالہ کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملی ہوئی تھی، وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیں؟ اس نے نظر انداز کیا، البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک سکیچ بک اور چند گریفائٹ پینسلز تھی جنہیں وہ جلدی جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا، یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی لیکن کیف سامنے آیا اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اس سے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی، لیکن اسے اچھا لگا تھا، اس نوجوان میں بہت مینرز تھے۔ بس یونیفارم والی بات پہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا۔ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک سپریسیو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی، آبرو تعجب سے اکٹھی ہوئی۔ تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائکا نے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گھڑا گہرا ہوا۔
नहीं, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं रखने लगी। हालांकि आपको एक नए असिस्टेंट की जरूरत है। उसके हाथ से कार्ड उचकते हुए मुस्कुरा के बोला, साइका को ओशन जैसी तनख्वाह देना आप अफोर्ड नहीं कर सकती। जल्द या बदेर आपको कोई नया काम शुरू करना होगा। इस वक्त कम तनख्वाह पे अगर कोई दस्तयाब है तो वो मैं हूँ। कॉफी लाओ। शाबाश। आबरू से इशारा किया। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कैफ ने उसे घर ड्रॉप किया तो वो उसे जल्द आने की हदायत देते हुए कार से निकली। फिर शॉपिंग बैग्स लिए सीढ़ियों की तरफ भाग गई। वो वहीं गेट के अंदर खड़ा मोबाइल पे अपने लिए राइड बुक करवाने लगा। इस वक्त घर पे कोई नहीं होता था। मुमानी वर्किंग वुमेन थी। बच्चे स्कूल कॉलेज वाले थे। वो बैग्स लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर टेरेस तक आई तो रुक गई। बैग्स वहीं फर्श पे रख दिए। गर्दन मोड़ के पीछे देखा। वो मोबाइल कान से लगाए इधर उधर टहल रहा था। उसी पल चेहरा उठा के ऊपर देखा। कशमाला के चेहरे की परेशानी भांप के वो अलर्ट सा हुआ। मोबाइल नीचे किया और सवालिया अंदाज में आबरू उठाए। इधर आओ। उसने 2 उंगलियों से ऊपर आने का इशारा किया। वो तेजी से अंदर आया। सीढ़ियां 2-2 करके फलांगी। अंदाज चौकन्ना था। टेरेस के दहाने पे आके वो रुक गया। नजरें फर्श से होती हुई दाखिली दरवाजे तक उठती गई। तुमने पूछा था ना मेरे पिछले गार्ड्स जॉब क्यों छोड़ जाते हैं? ये है इसकी वजह। कशमाला ने फर्श की तरफ इशारा किया। सीढ़ियों के इख्तिताम पे खून पड़ा था। बहुत सा खून, जैसे किसी ने प्याला भर के उंडेल दिया हो। खून के छींटे दीवार पे भी आए हुए थे और वो अभी तक गीला था। क्या ये पहले भी कभी हुआ है? वो एहतियात से पैर बचाते हुए ऊपर आया। फिर एक जगह इकट्ठे हुए गीले खून के साथ पंजों के बल बैठा। गर्दन झुका के गौर से उसे देखा। एक गार्ड ने इसी वजह से जॉब छोड़ी थी और दूसरे ने इसलिए कि किसी ने पत्थर मार के मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था। और तीसरा, वो गर्दन झुकाए खून का मुआयना कर रहा था। उसको मैंने खुद निकाला था। स्मोकिंग करता था। उसने बेचैनी से खून आलूद फर्श को देखा। अजीबो वहशत हो रही थी। वो सब देख के फिर उसने देखा पंजों के बल जमीन पे बैठा कैफ खून की तरफ उंगली बढ़ा रहा है। हाथ मत लगाओ इसे, पता नहीं किसका खून है। कैफ ने आंखें उठा के उसे देखा। बोला कुछ नहीं। वापस सर झुकाया और 2 उंगलियां खून में डुबोई। फिर सुरख पोरों को चेहरे के करीब ला के सूंघा। उसके बाद उसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान मसला जैसे कपड़ा मसल के चेक करते हैं। ये खालिस खून नहीं है, इसे पतला किया गया है। वो चौंक गई। पतला क्यों? ताकि ये जल्दी खुश्क ना हो और आपके पैरों के साथ लग जाए। असल खून जल्द गाढ़ा होके जम जाता है। कशमाला ने सर झुका के अपनी सफेद हील्स देखी। वो साफ थी। कैफ अब खड़े होते हुए टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। उसने थक के गहरी सांस ली। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो अभी से बता दो। मुझे कल लाहौर जाना है। मैं ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखूं। मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? टिश्यू से उंगलियां रगड़ते हुए वो हैरत से बोला। इस हरकत से डर के लोग खून देख के डर जाते हैं। मैं ऐसे इंसान से क्यों डरूंगा जो बुज़दिलों की तरह छुप के किसी औरत के घर में खून फेंकता है। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। मरोड़ा हुआ खून आलूद टिश्यू उसके हाथ में था। मैंने आपसे वादा किया था आपकी हिफाजत का। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि मैं इस शख्स को ढूंढ के आपके पास जरूर लाऊंगा। वो संजीदगी से कह रहा था। कुछ था उसके अंदाज में, यकीन दिलाने वाला, बेखौफ कर देने वाला। उसके तने असाब ढीले पड़ने लगे। उसने ममनूनियत से कैफ को देखा। बोली कुछ नहीं। वो अब सोचती नजरों से इतराफ में देख रहा था। कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं है? बताया ना, ये लोग लगवाने नहीं देते। घर के बाहर लगा हुआ है एक सीसीटीवी। इसमें कभी कोई नजर नहीं आया। चौकीदार भी मौजूद है। वो किसी को यूं दाखिल नहीं होने देता। जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से आया हो। वो टेरेस की रेलिंग के साथ चलते हुए नीचे देख रहा था। घर किसी मुलाजिम को पैसे देकर भी ये काम करवाया जा सकता है? नामुमकिन। मामू के मुलाजिम बहुत पुराने हैं। हम सब हर मौके पे उनकी मदद करते हैं। वो ऐसे क्यों करेंगे? आप उनको पैसे से खुश रखती हैं। वही पैसा कोई ज्यादा दे तो वो उसका काम कर देंगे। पैसा हर वक्त हर एक की जरूरत होता है बॉस। आप उससे किसी को भी खरीद सकते हैं। वो मंडेर से झुक के कुछ देख रहा था। तुम्हें भी? कैफ ठिठक के रुका। फिर आहिस्ता से उसकी तरफ पलटा। वो सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से उसे देख रही थी। वो होता है ना मूवीज में, बॉडीगार्ड को सबसे पहले खरीदा जाता है। अगर मेरा स्टॉकर फर्श पे गिरे तो खून की तरफ इशारा किया
तुम्हें खरीदना चाहे तो क्या करोगे? लम्हे भर को टेरेस पे सन्नाटा छा गया। आप किसी से पूछें कि वो बिक सकता है तो वो कहेगा नहीं। मैं भी यही कहूंगा। वक्त के साथ आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं मजाक कर रही थी, तुम जाओ, तुम्हारी राइड आ गई है। नीचे उबर बाइक पहुंच चुका था। कैफ ने बाइकर को इशारा किया, फिर वापस उसकी तरफ पलटा। आप परेशान तो नहीं हैं? यानी इस खून से? नहीं। उसने नफी में सर हिला के कंधे उचकाए। अब मुझे आदत हो गई है, और तुमने कहा ना वो मुझे मारना नहीं चाहता। लेकिन जब वो चला गया तो माला को एहसास हुआ कि खून देख के उसे एक दफा फिर से वहशत शुरू हो गई थी। वो जूते बदल के आई और फर्श साफ करने में जुट गई। पहले खून साफ किया, फिर पाइप लगा के फर्श धोया। जब थक हार के लाउंज में वापस आई तो मगरिब उतर रही थी। आज फिर से किसी ने टेरेस पे खून फेंका है। माही को मैसेज लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, फिर तीसरी दफा लिख के सेंड दबा दिया। कनाडा के शहर चिलीविक में मबैना और आबाद के घर का वाहद बेडरूम खामोशी में डूबा था। माही करवट के बल सो रही थी जब मैसी टोन से उसकी आंख खुली। वो एकदम उठ बैठी, बद वक्त पलट के देखा। आबाद गहरी नींद सो रहा था। माही ने छोटे बाल कानों के पीछे अड़े से और फोन उठा के खोला। चेहरा मोबाइल की नीली रोशनी से रोशन हो गया। मैसेज पढ़ के उसकी आंखों में फिक्रमंदी उतर आई। उंगलियां टाइप करने लगी। इट्स हिम लिख के भेज दिया। फिर दबे कदमों वो लिहाफ तले निकली। उसने आधी आस्तीन का गाउन पहन रखा था। बाल खुले थे। वो नंगे पैर लकड़ी के फर्श पे चलती दरवाजे तक आई। जरा से चलने पे भी आहट सुनाई देती थी। लॉन्ग रूम में टीवी कंसोल के नीचे बने कैबिनेट को वो चंद लम्हे देखती रही, खोले या ना खोले। फिर उसने कोने वाली कैबिनेट खोली, झुक के अंदर से एक स्केच बुक निकाली और सीधी हुई। स्केच बुक के दरमियान में कहीं ग्रेफाइट पेंसिल रखी थी। माही ने पेंसिल वाले सफे को खोला। वहां एक तस्वीर बनी थी। वो चंद लम्हे इस तस्वीर को देखती रही। माला के साथ वो जो कुछ हो रहा था उसका जिम्मेदार ये चेहरा था। उसकी आंखें, उसकी फातिहाना मुस्कुराहट। वो इस चेहरे को बिना पलक झपके देख रही थी। अजीब बेबसी और नफरत का एहसास हो रहा था। उसने स्केच बुक वापस रख दी, फिर दीवार पे नस्ब घड़ी की तरफ देखा। फजर का वक्त होने को था। वो माला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि माला उसकी नहीं सुनती थी। कोई माही की नहीं सुनता था। वो सिर्फ दुआ कर सकती थी। वो दुआ करेगी और सब ठीक हो जाएगा। माही की दुआएं अमूमन कबूल हुआ करती थी। ये भी हो गई। वो खुद को तसल्ली देती हुई वजू करने चल दी। कैफ अगली सुबह फजर होते ही उसे लेने आ गया। पहले उसने माला से दोबारा उसका टेरेस देखने की इजाजत मांगी। चौकीदार उस नौजवान को ऊपर जाते देख के घूरता रहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। हर तरफ से टेरेस का जायजा लिया, फिर घर के लॉक्स चेक किए, खिड़कियों का जायजा लिया। जब मुत्तमिन हुआ तो नीचे आया और उनका सफर शुरू हुआ। वो लॉन्ग रूट पे ड्राइव नहीं करती थी, क्योंकि कर नहीं सकती थी। उसे मतली होती थी, इसलिए वो पिछली सीट पे खिड़की से सर टकाए सोने की कोशिश करने लगी। चलने से कबल उसने माँ को मैसेज कर दिया था। अब हर घंटे बाद माँ का मैसेज आता था। कहाँ पहुंची हो? खैरियत से सफर गुजर रहा है? वो मुस्कुरा के जवाब देती और फोन रख के आंखें मूंद लेती। वो भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। कुछ लेंगे आप? कयामत आम स्टेशन पे कार अंदर ले जाते हुए कैफ ने पूछा। जवाब नहीं आया तो उसने गर्दन मोड़ के देखा। वो सर सीट के पुश्ते से टिकाए आंखें मूंदे हुए थी। सर कदरे तिरछा हुआ था। एक तरफ से कैचर से निकलते बालों ने आधे चेहरे को ढांप रखा था। साथ सीट पे टोकरी में नन्हे नन्हे पौधे रखे थे। वो वापस सीधा हो गया। चेहरे पे इस तरह फैला, कुर्ब से आंखें बंद कर ली। अब भी वक्त था। वो उसको सब कुछ बता सकता था। वो यहाँ क्यों है और वो उसको कैसे धोखा दे रहा है। वो ये डिजर्व नहीं करती थी कि वो उसे धोखा दे। इसमें और जहीर में फर्क होना चाहिए था। कैफ ने आंखें खोली, विंड स्क्रीन के पार देखा। दुनिया वैसी ही थी जैसी उसकी आंखें बंद करने से पहले थी। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल सकती थी। उसे खामोशी से सिर्फ अपना किरदार अदा करना था। उसे उस लड़की से हमदर्दी करने की जरूरत नहीं थी। उसे अपने मसले हल करने थे। वो उसको धोखा जरूर दे रहा था, लेकिन साथ ही वो उसकी हिफाजत भी करेगा। यूं हिसाब बराबर हो जाएगा। बस 2 माह उसकी नौकरी करेगा और फिर कहीं गायब हो जाएगा। वो उसे भूल जाएगी और मामला दफन हो जाएगा। बस 2 माह और
कशमाला की खिड़की के शीशे पे दस्तक हुई तो उसने चौंक के आंखें खोली, फिर शीशा नीचे किया। कैफ बाहर खड़ा, कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाए हुए था। रेस्ट एरिया आ गया, वो खुद से बोली और कप थाम लिया। आंखों में अभी तक कच्ची नींद थी। वो घूम के वापस ड्राइविंग सीट तक आया। अपनी कॉफी उसने कप होल्डर में रखी और सीट बेल्ट पहनने लगा। एक बात पूछूं आपसे? कार स्टार्ट करते हुए बोला। वो कॉफी के घूंट भरते हुए उसे सुने गई। आपके पास कोई फ्यूचर प्लान तो होगा? दोबारा से अपना काम सेट करने का प्लान? तुम्हारा मतलब है कामयाबी का नया प्लान? वो बाहर देखते हुए तल्खी से मुस्कुराई। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक, किताबों से इंटरनेट तक, सब यही सिखाते आए हैं कि कामयाब कैसे होना है। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है? जॉब चली जाएगी तो क्या करोगे? काम में नुकसान होगा तो क्या करोगे? सिफर से दोबारा कैसे शुरू करोगे? सब हमें कामयाबी के लिए तैयार करते हैं, कोई हमें नाकाम होने के लिए तैयार क्यों नहीं करता? मेरे ख्याल में इंसान का एक्सीडेंट एकदम से नहीं होता। पहले नियर मिसेस होते हैं ताकि हम संभल जाएं। रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। जहीर के बारे में भी आपको नजर आए होंगे। वो ड्राइव करते हुए संजीदगी से कह रहा था। कशमाला ने सोचती नजरों से उसके कंधे की पुश्त को देखा। क्या तुम्हें कर्जों में घिरने से पहले रेड फ्लैग्स नहीं नजर आए थे? तंज नहीं कर रही, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। फिर इतना नुकसान कैसे कर लिया अपना? कैफ ने गहरी सांस ली। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए स्मार्ट होना काफी नहीं होता। फिर क्या चाहिए होता है? एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया। इस आइडिया से मोहब्बत करना, फिर उसके गिर्द बहुत मेहनत से अपने काम को तामीर करना। उसकी आवाज में जोश सा भर गया था। फिर इस आइडिया को कामयाबी करने के लिए एक अच्छी टीम बनाना और बेचने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस का इल्म होना, अपने काम की क्वालिटी और वैल्यूज पे कभी समझौता ना करना। वो स्टीयरिंग व्हील पे हाथ जमाए बोले जा रहा था और वो उंगलियों पे गिन रही थी। मगर ये सब काफी नहीं होता बॉस। बिजनेस में तरक्की यहाँ से आती है। एक हाथ स्टीयरिंग से हटा के अपनी पेशानी पे दस्तक दी। आपकी पेशानी के बख्त से? कशमाला ने ताज्जुब से आबरू उठाई। यानी किस्मत? यानी किस्मत, उसने तायद में सर हिलाया। तुम कह रहे हो कि इंसान की किस्मत उसकी मेहनत से ज्यादा जरूरी है? मेहनत और बिजनेस की समझबूझ ये लाजिम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं क्योंकि इस चीज में हमारा वक्त नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरी चीज में जरूर होता है। आपका अगर वक्त रेस्टोरेंट में नहीं है तो शायद वो किसी और काम में हो। आप बताइए, क्या मैं असिस्टेंट पोजीशन के लिए हायर कर लिया गया हूँ? जानते हो तुम में और मेरे पुराने ड्राइवर्स में फर्क क्या है? वो मेरी तरह स्ट्रेट और स्मार्ट नहीं थे, वो इतना बोलते नहीं थे और चेहरा मोड़ के बाहर देखने लगी। इससे बेहतर असिस्टेंट कशमाला को नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी वो इस बात का एतराफ अभी नहीं करना चाहती थी। कशमाला, मोईद, माबैना और हुरे जहां का घर मुबीन मंजिल कहलाता था। शहर के एक पोश इलाके में बना एक कनाल का 2 मंजिला घर, जिसके लॉन में बोगन वेलिया के दरख्त हर दीवार के साथ उगे थे। घर का कोई कोना गमलों और बेलों से खाली ना था। वो कार से निकली और आंखें बंद करके अपने घर की फिजा में गहरा सांस लिया। कहते हैं इंसान मोहब्बत और सुकून की तलाश में सारी दुनिया का सफर करता है, मगर वो उसके घर पे उसका मुंतजिर होता है। सलीम गेट बंद करके उस तरफ आया तो उसने कैफ की तरफ इशारा किया, जो कार ट्रंक से उसका सामान निकाल रहा था। ये मेरा ड्राइवर है कैफ, इसको इसका कमरा दिखा दो और खाना खिला दो। फिर वो आगे आई, दाखिली दरवाजा खोला। सामने राहदारी थी जो लाउंज में खुलती थी। बरसों पुरानी आदत थी, उसे मालूम था जब वो राहदारी का कोना मुड़ेगी तो एक तख्त नजर आएगा। इस तख्त पे माँ बैठी होंगी। कशमाला के कदम आगे बढ़े, राहदारी का कोना अबूर किया और सामने वही पुराना मंजर नजर आया। लाउंज में सोफे बिठे, लेकिन हूर जहां बेगम तख्त पे बैठी थी, एक टांग पे सीधी लंबी किए, दूसरी अंदर की तरफ मोड़े। घुटने के साथ सब्जी के थाल रखे थे। सर पे दुपट्टा था जो एक कान के पीछे अड़सा हुआ था। वो चेहरा झुकाए आलूओं के कतले काटे जा रही थी। बड़े बड़े सफेद बाजू आस्तीनों से झलक रहे थे। दाएं कलाई में सोने की चूड़ियां थी। पूरे जहां बेगम फरबा खातून थी, रोबदार और दबंग सी, लेकिन साथ ही कुछ बहुत नरम और मुलायम सा था उनमें। चेहरा सफेद गुलाबी सा था, नाक में हीरे की लौंग थी,
सब्ज आंखों के गिर्द झड़ियां थी। पेशानी और कलमों से स्याह सफेद बाल झलकते थे। बढ़ती उम्र ने उनके हुस्न को गहना नहीं किया था, बल्कि मजीद बावकार कर दिया था। आहट पे उन्होंने सर उठा के देखा, चेहरा खिल उठा, सब्ज आंखों में रौनक दौड़ गई। मेरी बेटी आ गई। छुरी एक तरफ रखी, घुटनों पे हाथ रख के पैर नीचे उतारे, फिर पैरों से जमीन पे जूते तलाश किए कि फरबा खातून थी, झुक नहीं सकती थी। तब तक वो उनके करीब आ पहुंची थी। मेरी प्यारी माँ, उसने पर्स एक तरफ फेंका और झुक के उनके गले से लग गई। माँ काफी फरबा थी, वो उनके मुकाबले में दुबली पतली सी थी। माँ ने उसका चेहरा दोनों तरफ से चूमा। उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि बयान से बाहर थी। मेरी बेटी कैसी है? अच्छा, क्या वापस आ गई? इससे अलग होके उसका चेहरा देख के बोली। इस जहीर को तो छोड़िए, इसको माँ। वो माँ से अलग होके नरमी से बोली। फिर देखा, साथ चौकी पे बख्त भी बैठी थी। वो झुक के उससे भी मिली। बख्त भी और ढेर उम्र औरत थी, बालों में तेल लगा के कस के चोटी बनाए, वो कानों में सुनहरी बालियां पहने हुए थी। वो माला को मिली तो बेइख्तियार दुआ दी। बख्त भी जब मिलती ऐसे ही दुआएं दिया करती थी। बख्त बीबी कितने बरसों से उनकी मुलाजमा थी, अब तो माला को गिनती ही भूल गई थी। बस इतना याद था कि उसका शोहर मरा था तो वो 5 बच्चों के साथ उनके सर्वेंट क्वार्टर में आई थी। अब उसके बच्चे जवान होके इस आशियाने से उड़ चुके थे। एक बेटा सलीम चौकीदार भी था और सौदा सलफ भी लाता था। बाकी बेटियों की शादी हो गई थी, लेकिन बख्त बीबी और माँ का साथ कायम था। सफर ठीक गुजरा, रास्ते में मतली तो नहीं हुई। वो माँ के कंधे से सर टिकाए बैठी थी और वो उसके बाल कान के पीछे अड़स रही थी। नहीं माँ, ड्राइवर साथ लाई हूँ। तभी राहदारी में आहट हुई। माँ ने चौंक के देखा, कैफ हाथ में टोकरी लिए खड़ा था। वो सीधी होके बैठी। प्लांट्स कहाँ रखूं? मियाँ, तुम कौन हो? अंदर कहाँ से चले आ रहे हो? पूरे जहां बेगम के माथे पे बल पड़े। 2 उंगलियों से इशारा किया पीछे। सॉरी, मैं उस हमले के लिए तैयार नहीं था। मुतबजब सा चंद कदम पीछे हुआ। मैं कैफ जमाल हूँ, कशमाला बीबी का ड्राइवर। तुम्हारी बीबी ने तुम्हें बताया नहीं है, ड्राइवर घरों के अंदर नहीं आते। और पीछे 2 उंगलियां झटक के कहा। सॉरी, वो ना समझी के अंदाज में मजीद पीछे हुआ। कशमाला ने मुस्कुरा के आंखों से इशारा किया। कैफ ने टोकरी वहीं रखी और तेजी से बाहर निकल गया। क्या तुम रंग बिरंगे ड्राइवर रखती रहती हो? माँ ने खुफगी से उसे देखा। वो बेइख्तियार हंस दी। बाजी, ये ड्राइवर तो नहीं लगता। वक्त भी लाउंज की दीवार गिर खिड़की को देख रही थी। वहां कैफ सलीम के साथ जाता दिखाई दे रहा था। ये मेरा असिस्टेंट भी है माँ, बताया था ना, मैं नया बिजनेस सेट करने लगी हूँ। माँ की सबज आंखों में अफसोस सा उभरा। तासुब से सर हिलाया। क्या करोगी इतना पैसा कमा के माला? और यहीं पे माला और उसका इख्तिलाफ शुरू होता था। माँ, ये 21वीं सदी है, औरत सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करती, उसे अपना भी कुछ चाहिए होता है ताकि उसकी सैनिटी बरकरार रहे। वो खुद को घर के चूल्हे में जाया ना करे। पूरे जहां बेगम की तरह माँ के कान के पास शरारत से झुकी। उनकी आंखों में खौफगी उतरी। बड़े बदतमीज, तुम्हें लगता है मैंने खुद को जाया किया? सर झटक के छड़ी उठा ली और आलू के खट खट टुकड़े करने लगी। अब प्रोटोकॉल खत्म। माला अब पुरानी हो चुकी थी। माँ उससे ज्यादा बच्चों को प्रोटोकॉल देने की आदी नहीं थी। जाया नहीं किए तो कुछ प्रोडक्टिव भी नहीं किया। मास्टर्स होल्डर थे मगर बच्चों में लगी रही। आपका सारा दिन इसी फिक्र में गुजरता है कि आपके बच्चों ने खाना खाया या नहीं। अब वो बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में चले गए हैं। अगर कोई कैरियर या मशगला अपनाया होता तो आज फरागत में आपके पास कुछ करने को होता। आप अब भी सब्जी काट रही हैं जो बख्त बीबी काट सकती हैं। यही फर्क है आपकी और हमारी जनरेशन में। आप चूल्हे से नहीं निकलती और हम दुनिया फतह करना चाहते हैं। बख्तो, अपनी माला बीबी को बताओ कि हर इंसान दुनिया में अपना किरदार अदा करने आता है। किसी का किरदार दुनिया फतह करना होता है और किसी का इस फातिया की तरबियत करना। मगर माला मुस्कुरा के शाने उचका के उठ गई। अगर आपने 30 साल पहले कोई बिजनेस शुरू किया होता तो आज आप भी एक बिजनेस वुमेन होती, कबीरा ताई की तरह। माँ ने अपनी चप्पल की तलाश में पैर जमीन पे मारा। वो हंसती हुई बैग उठा के अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ खुफगी से बुरबुराते हुए सब्जी की तरफ मुतवज्जा हो गई। कबीरा ताई हमारी कहानी का एक अहम किरदार है। वो अब्बा के फर्स्ट कजन की बीवी थी।
ایک خوبصورت دولتمند با اثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھی ان میں تکبر، بد زبانی اور منافقت سر فہرست تھی۔ بڑی محفلوں میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھی، رئیس تھی، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے رہتے تھے، بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے اس بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور مشہور تھا، اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3-4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی تو خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا، نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھی جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بہت ہی مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا، وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حور جہاں بیگم تھی۔ ماں جب بیاہ کے اس خاندان میں آئی تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حور جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حور جہاں اپنے آپ میں کافی تھی، حسین بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی، ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بڑی محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے ہوئے اور خاندان والوں کو مسکرا کے سنتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے، ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ ایسا کئی موقعوں پہ ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو حور جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے، آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچھ جاتا تھا، اس کو 4 سدہ کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہ کی تھی۔ موئد کا کہنا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ویلن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنے بے سکونی کے لیے الزام دے سکیں، اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حور جہاں کے ساتھ بیر پال لیا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی، وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتی، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حور جہاں اس سے جلتی ہے۔ 1-2 الزام بھی لگائے ماں پر۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹکراؤ ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بےعزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی، لیکن کبیرہ گمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کے گزر جاتی، جیسے سنا ہی نہیں۔ ماہی ماں کو منع کرتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تھی، تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں؟ لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی، دیکھو اللہ نے ہم پر سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپے مارنا فرض نہیں کیا، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے تھے، کبیرہ پاکستان واپس آ گئی، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی، اور رہا موئد تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا، پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے۔ ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو موئد کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا، پھر کیسا مذاق کیا؟
ज़हीर ने आपके साथ। वो करीब आया और बंद मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। माला ने हंस के अपनी बंद मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टुकराई। बदतमीज। फिर सर से पैर तक मोहित को देखा। अपनी सुनाओ, माँ को टाइम देते हो या फोन पे अपनी दूसरी माओं के साथ लगे रहते हो? वो झिंप गया। मेरी माँ इस वक्त सिर्फ जनरल सर्जरी है, ओके? मोहित निकलते हुए कद का नौजवान था। क्लीन शेव, माथे पे कटे हुए बाल, माही जैसी भूरी आंखें, चेहरे पे हर वक्त सजी मुस्कुराहट और कानों में हैंड्स फ्री। वो जनरल सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। घर उसके लिए होटल की तरह था जहां वो सिर्फ सोने आता था। ये बाहिर तुम्हारा ड्राइवर है? मोहित ने सेब की बाइट लेते हुए सरसरी सा पूछा। उफ, ये सवाल! क्या था अगर कैफ जमाल यूनिफॉर्म पहन लेता या इतना खुशी शक्ल ना होता। एक तो सबको मेरे ड्राइवर से क्या मसला है। वो चिढ़ी नहीं थी, न उसे गुस्सा आया, बस इस तकरार से थक गई थी। मसला नहीं है बाबा, मैं तो कहता हूँ मुझे भी अपना ड्राइवर रख लो। बड़ा स्कोप है इस काम का। वो सेब खाते हुए आगे बढ़ गया। उसके पास घर वालों के लिए बस इतना वक्त होता था। वो वापस कमरे में आ गई क्योंकि लाउंज में बैठी माँ और बख्त बी की सरगोशियां साफ सुनाई दे रही थी। बाजी, माला बीबी की शादी कर दें। पहले तो इनके सर पे रेस्टोरेंट सवार होता था, शुक्र है वो किस्सा खत्म हुआ। उसे हंसी आ गई। बख्त बी को उसकी ट्रेजेडी में भी उम्मीद की किरण नजर आई थी। तुम्हारी माला बीबी ही नहीं मानती, वरना खानदान में किसने रिश्ता नहीं मांगा। हुसन भी आजमाइश है बख्त बीबी। माला मुस्कुराते हुए कमरे में आ गई। उसे इस जिक्र की इतनी आदत थी कि अब फर्क नहीं पड़ता था। यह नहीं था कि उसे किसी हसीन तरीन मर्द से शादी करनी थी, नहीं, बस वो ज़हीन हो, उसके काम को सपोर्ट करे, कम अज कम वैसा हो जैसी वो खुद थी। और ये सारी खूबियां उसके रिश्तेदारों के बेटों में एक साथ नहीं थी। खिड़की के पर्दे हटाए तो लॉन नजर आया। कैफ गेट के साथ बने गार्ड्स रूम के बाहर कुर्सी डाले गोद में लैपटॉप रखे टाइप कर रहा था। उसने माला से कह रखा था कि वो अपने बिजनेस प्लान पे काम कर रहा है, इसलिए जब फारिग होगा अपना काम करता रहेगा। माला को जाहिर है एतराज नहीं था। अलबत्ता उसने नोट किया कि सलीम साथ वाली कुर्सी पे बैठा दिलचस्पी से कैफ को देख रहा था। दोनों बात भी कर रहे थे। खैर, उसे क्या, वो वहां से हट गई। ये कंप्यूटर आपका अपना है? नया लगता है। सलीम ने मुतासर होते हुए उंगली लैपटॉप के किनारे पे फेरी। कैफ ने एक नजर उसे देखा। तुम्हें अगर कोई फिल्म वगैरह देखनी हो तो मेरे कंप्यूटर पे देख लेना, फराख दिली से ऑफर की। सलीम का चेहरा खिल उठा। शुक्रिया कैफ भाई। जरा देर को खामोशी का वक्फा आया। घर में कौन कौन होता है? टाइप करते हुए सरसरी सा सवाल किया। मोहित भाई और बड़ी बाजी, सलीम जोश से बताने लगा। पहले बड़ी बाजी की छोटी बहन भी यहाँ रहती थी, माला बीबी की खाला। वो बीमार थी, मोहताज थी। बड़ी बाजी ने उनकी बड़ी खिदमत की। मेरी अम्मी के हाथों में ही वो फोत हुई। बड़ी बाजी के सारे बच्चों की शादी हो गई है? नहीं, सिर्फ माही बाजी की हुई है। वो कनाडा होती हैं। सलीम कनाडा को कनाडा कहता था। अच्छा, माला बीबी की मंगनी भी नहीं हुई? उसे ताज्जुब हुआ। वो सबसे बड़ी है ना, उनको शादी का शौक नहीं है जी। वो बस अपना काम करती रहती हैं। सलीम को उसके अलावा कोई वजह समझ में नहीं आई। कैफ की टाइप करती उंगलियां रुक गई। वो सोचती नजरों से स्क्रीन को देखने लगा। ये मुमकिन नहीं था। उसका ख्याल था उसकी कोई मंगनी वगैरह तो हो चुकी होगी, शायद हो के खत्म हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। या शायद कुछ और था जो उसे चुभ रहा था। चंद दिन पहले तक कशमाला मुबीन उसका एक टारगेट थी जिसके पास उसे नौकरी करनी थी। वो अकेली थी, काम, रेस्टोरेंट, घर, लेकिन आज उसने कुछ और देखा था। अब सिर्फ एक टारगेट नहीं थी, उसकी एक फैमिली। वो अकेली नहीं थी। लाहौर आना प्लान का हिस्सा नहीं था, शायद ये नहीं होना चाहिए था। रात तक वो घर से नहीं निकली, बस कमरे में पड़ी सोती रही। कैफ से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई। वो उसे गोया यहाँ लाके भूल ही गई थी। ड्राइवर्स घर के अंदर नहीं आया करते थे। उनका दाखला सिर्फ डर्टी किचन तक महदूद था। उनके लाउंज से मुल्हिका बड़ा सा किचन क्लीन किचन कहलाता था। क्लीन किचन से एक दरवाजा छोटे से डर्टी किचन में खुलता था और डर्टी किचन से एक दरवाजा बाहर की तरफ, ताकि मुलाजिम यानी सलीम बाहर से ही डर्टी किचन में आए और अपना नाश्ता चाय वगैरह बना के वहीं से रुखसत हो जाए। माँ को मर्द मुलाजमों का घर के अंदर आना पसंद नहीं था।
کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی، وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، بلکہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش پہ کھانے اور میٹھے بنایا کرتی تھی۔ ماہی کہتی تھی ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا ہے۔ بخت بھی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا، بیسمنٹ کی سیڑھیاں گھر کے باہر سے تھی تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا تھا جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا۔ صبح فجر پہ اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی کھٹ پٹ پہ ہوئی، اسے معلوم تھا یہ ماں ہوگی۔ ماں فجر خوب شور کے پڑھا کرتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسے خراب ہو کہ وہ دوبارہ سو نہ سکیں۔ اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھی، لیکن لاہور میں مجال تھی کہ ایسا ہو۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ نیا بزنس، وہ دوبارہ سے برسرے روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور اب سے کوئی مرد اسے زہیر کی طرح دھوکہ نہ دے سکے۔ دعا مانگ کے وہ اٹھی اور جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی۔ اندھیر لون میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پہ جائے نماز ڈالے دو زانوں بیٹھا تھا اور شاید نماز پڑھ چکا تھا، اب بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا، مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہ اور مغربی حلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح اسے نہیں یاد اس نے کبھی کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا ہو۔ وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا۔ عجیب بات تھی، صبح بخت بھی جب اس کے کمرے میں کافی لائی تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موئے ڈرائیور نے بنائی ہے۔ میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائی تو بابو آگے سے بولا میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میکر دو، اس کی نقل کر کے بولی۔ پھر خود ہی کچن سے موہت بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لایا اور سیٹ کر دیا۔ بازار سے موٹے بیجوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ یہ مجھے پکڑا دی کہ میری بیوی یہی پیتی ہے۔ وہ ہنس دی۔ مبین منزل کو پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا، بخت بھی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی باجی، اس لڑکے کو ذرا فاصلے پہ رکھیو، مجھے یہ وارداتیہ لگتا ہے۔ اچھا بخت بھی، آپ جائیں اور کیف سے کہیں تیار رہے، اس نے مجھے سیلون لے کر جانا ہے۔ شام میں عزا کے نکاح کا فنکشن تھا اور صد شکر اس کے چہرے پہ ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے ہی یہ پمپل حاضری دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشل کروا لے تو شام تک اس کا اثر آنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈز روم کے باہر کرسی پہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے اس پہ کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اسکیچ بک پیچھے کر لی۔ آج جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جوگرز تھے اور چہرے کی ہلکی بڑی شیو ویسی ہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کی اسکیچ بک کو دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی۔ پرس کوہنی پہ ٹانگے، بال کیچر میں باندھے، وہ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ کیف کے چہرے پہ جھنپ جانے کا تاثر ابھرا، رخسار ہلکے سے گلابی ہوئے یا شاید دھوپ کے باعث اسے ایسا لگا تھا۔ یوں ہی فارغ وقت میں اسکیچز بناتا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ دکھاؤ، وہ دوستانہ لہجے میں کہتی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ دونوں دھوپ میں تھے، چھاؤں پیچھے رہ گئی تھی۔ کیف نے اسکیچ بک کھول کے اس کے سامنے کی، صفحے پلٹائے، اس پہ موٹر بائک کا سیاہ سفید اسکیچ بنا تھا۔ تمہیں موٹر بائکس پسند ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسکیچ کو دیکھا۔ یہ ہیوی بائک ہے، کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنا نیا بزنس اس لیے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دن تم یہ بائک خرید سکو تو یہ ایک غلط اپروچ ہے، نرمی سے تنبیہ کی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ نوجوان قرضوں کا شکار کیوں تھا۔ مہنگی بائکس کا شوق، مہنگا لیپ ٹاپ، قیمتی فوٹوگرافی آلات امپورٹنٹ کروانا۔ وہ اپنی بساط سے اونچی جست لگانا چاہتا تھا اور ایسے میں زمین اس کے قدموں تلے سے نکل جاتی تھی۔ کیف نے جواب نہیں دیا، کار کی طرف بھاگ گیا جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب سفورہ کی کال آنے لگی۔ کیف، کیسا کام کر رہا ہے؟ تم اس سے مطمئن ہو نا؟ مالا کا فون کار سے کنیکٹڈ تھا، آواز خود بخود سپیکرز پہ گونجنے لگی۔ ہاں، کیف اچھا کام کر رہا ہے، کافی سمارٹ اور سمجھدار ہے، ساتھ ہی اپنے نئے بزنس پلان کو بھی وقت دیتا ہے، وہ سادگی سے کہتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی کو اس کے سامنے اس لیے نہیں سراہتے کہ وہ سر نہ چڑھ جائیں، جو سچ ہو اسے کہہ دینا چاہیے۔
स्मार्ट होता तो अब तक कामयाब हो चुका होता। इसके लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास ही जॉब करता रहे, वरना इसका अपना काम कभी कामयाब नहीं होना। और हाँ, बस ये ध्यान करना कि वो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे वैसे ना ले। थोड़ा सा लालची भी है, मेरा कजन है ना, मुझे इसका पता है। सफूरा इतना तेज तेज बोले जा रही थी कि उसे स्पीकर ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। बेख्तियार कैफ के कंधे की पुष्ट को देखा, वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उफ, है कहाँ वो? जरा बात तो करवाओ मेरी। सफूरा अपने तई एक अच्छी दोस्त होने का सबूत दे रही थी। कैफ ने एक हाथ हिला के नफी का इशारा कर दिया। कहा कुछ नहीं, क्योंकि बैक व्यू मिरर ऊपर की तरफ था, वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। अभी वो मसरूफ है, तुम बाद में उसे खुद ही कॉल कर लेना। कॉल बंद होने के बाद भी कार में एक अजीब सी टेंशन फैल गई। उसको मालूम नहीं था कि तुम सुन रहे हो। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। कैफ जमाल एक लूजर है और लूजर रहेगा। उसका लहजा स्पॉट था। जॉन मैक्स वेल कहता था, तुम पैसे से नहीं जीत सकते, इसको कमाने पे फोकस करो तो मादियत परस्त कहलाओगे। कमाना चाहो ना कमा सको तो लूजर हो। बहुत कमा के खर्च ना करो तो कंजूस हो। अगर कमा के खर्च करते रहो तो फजूल खर्च हो। अगर कमाने की फिक्र ना करो तो तुम अनअम्बिशियस हो। अगर बुढ़ापे तक बहुत से पैसे के मालिक हो तो तुम बेवकूफ हो के इस पैसे को कब्र में ले जाना चाह रहे थे। फिर क्या करना चाहिए पैसे के साथ? पैसे से जीतने का बस एक ही तरीका है बॉस। इसको मुट्ठी में नहीं दबा लेना, बल्कि ढीली गिरफ्त के साथ इसको पकड़ना है और फिर खुले दिल से इसको काबिल कदर चीजों को हासिल करने पे सर्फ करना है। जरा तौकब से बोला, अब से एक दरख्वास्त है, दोबारा उनकी कॉल आए तो मुझसे बात मत करवाइएगा। इनका मेरे ऊपर एहसान है। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने उनको कुछ ऐसा बोल दूं जिसपे मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। सारी बात ही खत्म हो गई थी। काश वो स्पीकर ऑफ रखती। सैलून एक कमर्शियल ब्लॉक की 2 मंजिलों पे फैला था। तीसरी और चौथी मंजिल पे कोई जिम था। वो उतरने लगी तो कैफ ने पूछा, क्या वो उसे अंदर दरवाजे तक छोड़ने आए? मगर कशमाला ने मना कर दिया। सैलून उसकी कजन का था। यूं ही उस नौजवान को साथ देख के बातें बंद। उसे वहां 2 घंटे लग गए। जब वो वापसी पे लिफ्ट में सवार हुई तो अंदर कोई और भी था, एक हट्टा कट्टा सा आदमी जो उसकी तरफ पहलू किए खड़ा था। वो नजरअंदाज करके अंदर आई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जो कुछ हुआ एक लम्हे में हुआ। किसी ने उस पे पीछे से हमला किया। वो औंधे मुंह नीचे गिरी। सर के पिछले हिस्से में दर्द की शदीद लहर उठी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बॉस बॉस, कशमाला ने आंखें खोली। बसारत के आगे अब भी धुंध थी। उसने पलकें झपकाई। वो लिफ्ट के फर्श पे चेहरे के बल गिरी हुई थी। उसके सामने वो पंजों के बल बैठा उसे पुकार रहा था। वो बदबख्त हथेली के बल उठी, फिर चौंक के इधर उधर देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था। वो ग्राउंड फ्लोर था। बारूदी गार्ड बाहर की तरफ खड़ा था और कैफ उसके सामने बैठा था। आप ठीक हैं? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। उसका हाथ बेख्तियार सर के पीछे हिस्से की तरफ गया। दर्द की ठेस अभी तक उठ रही थी। क्या हुआ मुझे? उसने उलझन से इधर उधर देखा। लिफ्ट नीचे आई तो आप अंदर बेहोश थी। गार्ड को मालूम था आप किस कार से निकली थी, इसलिए वो मुझे बुला लाया। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो। वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उठने लगी। मगर हुआ क्या था? वो तशवीश से उसे देख रहा था। चलो ना। इससे पहले कि लोग जमा होते वो उठ खड़ी हुई। सर घूम रहा था, लेकिन वो बज़ाहिर खुद को संभाले कदम उठाने लगी। पर्स मुझे दें। उसने नरमी से उसके हाथ से पर्स ले लिया। फिर वो गार्ड के सामने रुका, बटुए से 500 का नोट निकाल के उसे थमाया, उसका शुक्रिया अदा किया और कशमाला के पीछे चल दिया। किसी ने गार्ड को रोक के पूछा कि क्या हुआ था। वो एक बाजी सैलून आई थी, उनकी शायद तबीयत खराब हो गई थी। मैं उनके शोहर को पार्किंग से बुला लाया। वो किस्सा बयान कर रहा था। सीधे घर चलो। उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। सीट की पुश्त से उसे टका दिया और आंखें बंद कर ली। पहले मुझे बताएं हुआ क्या था? वो कहते कहते चौंका। किसी ने कुछ किया है? मैं अभी देखता हूँ। कैफ ने तेजी से सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने लगा जब माला ने रोका। वापस बैठो कैफ। अंदाज में ताहुक्म भी था और थकान भी। ये मेरी कजन का सैलून है, यहाँ तमाशा नहीं बनाना। खानदान में बातें बनती हैं। मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? वो उसकी तरफ रुख मोड़ के बैठा और संजीदगी से पूछा। माथे पे बाल थे, आंखों में गुस्सा भी था। उसे जो याद था बता दिया। मैंने उसका चेहरा देखा था, मगर मैं उसको नहीं जानती और लिफ्ट में सीसीटीवी भी नहीं था। लिफ्ट के बाहर तो होगा, मुझे देखने तो दें। मेरा क्या फायदा?
آپ کو اگر میں یہ چیزیں مینج نہیں کر سکتا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ نہ پولیس رپورٹ درج کروائے گی نہ شور ڈالے گی۔ میں نے کہا نا یہاں تماشا نہیں بنانا، گھر چلو۔ وہ تھکان سے بولی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے اسے بہت زور سے مارا تھا۔ ٹھیک ہے مگر میں واپس آؤں گا اور آپ کا نام لیے بغیر ان کے ریکارڈز ضرور نکلواؤں گا۔ ایسے کیسے کوئی آپ پہ حملہ کر سکتا ہے؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیف کو غصے میں دیکھا تھا۔ جیسے وہ میرے گھر میں خون پھینکواتا ہے ایسے ہی وہ مجھ پہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے میرا نہیں خیال وہ آپ کا تعاقب کار تھا، کوئی کرائے کا آدمی ہوگا۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک منٹ، اپنا پرس چیک کریں، کچھ مسنگ تو نہیں ہے؟ اس کا ذہن ابھی تک شال تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے صرف ایک وہم لگتا تھا وہ آج حقیقت بن کے سامنے آ گیا تھا۔ ایسے میں اسے پرس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے پرس کھولا اور اندر سے ایک ایک چیز نکال کے دیکھنے لگی۔ موبائل، بینک کارڈز، کیش، سب ویسا ہی تھا۔ البتہ ایک چیز وہاں ایسی بھی تھی جو اس کی نہیں تھی۔ اس نے میرے بیگ میں کچھ رکھا ہے، وہ تعجب سے بولی، اور کیف نے بیک ویو مرر کا رخ ٹھیک کیا اور اس کے عکس میں مالا کو دیکھا۔ وہ ایک سلور رنگ کا لائٹر الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ کوئی میرے بیگ میں سگریٹ لائٹر کیوں رکھے گا؟ مجھے دکھائیں۔ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ لائٹر کی نچلی سائڈ کو اوپر اٹھائے کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنا نام بتانا چاہتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ لائٹر پہ اس کا نام لکھا ہے۔ واقعی؟ کیف کو حیرت ہوئی۔ مور کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ کشمالا نے لائٹر پہ لکھے 2 الفاظ پڑھے، ماہر فرید۔